हाँ जी एस्पायरेंट्स, तो क्या हालचाल, कैसा चल रहा है आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम? अब तो खत्म होने वाले हैं, तो अब जो भी टाइम बचेगा उसको आप लोग को पूरा सीयूईटी पे देना है। तो चलो हम फिर से हाजिर हैं आपके आगे, डे 4 सेशन 1, जो कि मैथ्स की क्लास होगी। आज फिर कुछ नए क्वेश्चन होंगे, कुछ हो सकता है एग्जिस्टिंग क्वेश्चन होंगे। अच्छा, अभी मैं ना अगर पॉसिबल हुआ कुछ क्वेश्चंस में तो मैं आपको क्लास भी बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन जो है कौन से क्लास में आपने पढ़ा था, तो आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा और अप होगा। तो ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक है ना, ये क्लास 7th का है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ 1800 विल बिकम 2700 इन 10 ईयर्स। पीछे ऐसा क्वेश्चन बताया था मैंने, वहां पे वैल्यू नहीं थी, हमने प्रिंसिपल को पी मान के किया था। यानी कि 1800 रुपए का जो अमाउंट है, मतलब जो पैसा है, वो 10 साल में 2700 हो जाएगा। किस रेट पे? ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, सवाल की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम क्या जानते हैं, कौन सा कलर ले, ये कलर। ठीक है, देखो हम क्या जानते हैं, P, देन R, T और SI और A। सबसे पहले आप देखो दिया हुआ क्या क्या है इनमें, है ना। तो देखो P दिया हुआ है, जो अमाउंट की हम बात करते हैं वो P है, यानी 1800 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो हमसे पूछ रहा है। ईयर हमारा दे रखा है कितना, 10 ईयर्स। SI नहीं दे रखा। ये दोनों में ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो आप इसको दूर कर लो, समझ लो बस। 1800 का अमाउंट 2700 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ कि 1800 हमने लिया था, 2700 हमने लौटाया, तो ब्याज हमारा कितना बना है, यानी कि 1800 प्लस कुछ ना कुछ ब्याज मिलके वो 2700 बना है ना। तो 1800 में कितना जोड़ेंगे, आपको बहुत तरीके आते हैं ये आंसर निकालने के, तो मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं सीधा आपको लिख रहा हूं, ये देखो 900 रुपए। डन। तो ये 900 रुपए हमारा ब्याज बना। अब सिंपल इंटरेस्ट में ना 4 फॉर्मूले हैं, जो SI निकालने के लिए अलग, रेट निकालने के लिए अलग, P निकालने के लिए अलग और R निकालने के लिए अलग। लेकिन इन सब का जो है ना फॉर्मूला, वो एक ही है, एक ही फॉर्मूले से ये चारों फॉर्मूले बने हैं। ठीक है, P इंटू R इंटू T। तो हम कोई और फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, यही फॉर्मूला याद करेंगे और इसी पे हम सारा सवाल बना सकते हैं। तो अब देखो SI हमारे पास कितना है, 900 है। डन। P हमारे पास कितना है, 1800 है। R हमको पता नहीं है। T हमारे पास 10 ईयर है और अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो 20 से 20 गया, ये देखो 180 R है ना, इज इक्वल्स टू 900। तो R इज इक्वल्स टू 900 और ये जो अपॉन में 180 है, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, अपॉन में। 10 से 1 0 गया और 18 का टेबल 5 बार आपको आता ही होगा, तो ये देखो 5%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, विच इज 5%। आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल। विश करो कि हो कंपाउंड इंटरेस्ट ना हो, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखना है, और सिंपल इंटरेस्ट भी गलत करके आए तब तो मामला गंभीर है। ये देखिए, ये आपके करने के लिए सवाल दिख ही रहे होंगे, स्क्रीनशॉट लो और इसको करो, हिंदी वाले दोस्तों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये देखिए अगला क्वेश्चन, देखो बिल्कुल अलग। कौन से चैप्टर का है ये क्वेश्चन, बताइए। तो कुछ ने तो देखते ही पिक कर लिया होगा, ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो ये इसमें ना क्या है, यहां मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा और साथ के साथ इसका कुछ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जिससे आपको ये सवाल करने में और इनसे जुड़े हुए सवाल करने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, ये देखिए हम जानते हैं ना, ये होता है x, ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। ठीक है, इस प्लेन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट की भाषा में कार्टेशियन प्लेन, याद रखिएगा। और ये जो दोनों एक्सिस है ना, ये इसको 4 क्वाड्रेंट में ये 4 पार्ट में बांटते हैं। देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं,
चतुर्थांश, और नाम से ही क्लियर है चतुर्थांश, मतलब इस पूरे का एक चौथा अंश ये है, एक चौथा अंश ये है, एक चौथा ये है, एक चौथा ये है। ठीक है, वर्ड पे ध्यान दोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। वर्ड ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ठीक है, अब आपको अगली चीज जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि ये कौन सा मतलब कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको हम ऐसे रोमन नंबर से दिखाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, जो कि गलत है। ये गलत है बच्चे, नॉर्मली हमें आदत होती है क्लॉकवाइज जाने की, तो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कर लेते हैं। ठीक है, तो गलत है, उल्टा चलता है इसमें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा आपको पता है ये पूरी दुनिया अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चल रही है। अभी सबसे ज्यादा लाइफ में हम यूज कर रहे हैं ना कुछ भी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप देखो खाना ऑर्डर करते हो ना, तो वो जो खाना आपके घर पे डिलीवर हो जाता है और आप ऐप पे आप देखते हो, वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हुई है। ये जो हम राइड्स बुक करते हैं अपनी उसकी टैक्सी की या बाइक की, तो उसमें भी हम देखते हैं ना लोकेशन, तो वो भी देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हुई है। उसके अलावा लोकेशन देखो, हम व्हाट्सएप पे किसी को अपनी लोकेशन भेजते हैं तो वहां भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, हम जिस जगह पे खड़े हैं ना उस जगह का एक कोऑर्डिनेट है, आप जिस जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो ना उस जगह का भी क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमको पढ़ना है तो हमको सिर्फ 2D में, मतलब दो एक्सिस पे एक्स और वाई पे क्या कर दिया है समझाने के लिए कि बस आप इतना कर लो। लेकिन आगे जाओगे और अगर आप कल को इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो ये कोऑर्डिनेट आपके बड़े काम का है। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम वापस से सवाल पे। अब देख, इस सवाल में मैं सवाल नहीं बता रहा हूं, मैंने पहले ही बोला ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो ये देखो, ये जो x है ना और ये x डैश है। ठीक है, ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां पे एक्सिस जो है एक दूसरे को चार पार्ट में बांटते हैं, और चार जो है मतलब ये दो एक्सिस जो है इस कार्टेशियन प्लेन को चार पार्ट में बांट देते हैं, और चारों पार्ट क्वाड्रेंट कहलाते हैं। जहां पे वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं, ये कहलाता है ओरिजिन। क्या कहलाता है? ओरिजिन, हिंदी में उद्भव, यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखो x के जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो होता है 1 2 3 4 5। इधर देखो -1 -2 -3 -4 -5, और ये इधर भी इनफाइनाइट जा सकता है, इधर भी y एक्सिस पे देखो 1 2 3 4 5, और फिर इधर पे -1 -2 -3 -4, और फिर आराम से कहीं तक भी हम जा सकते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, अब आती है कि ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना ये ब्रैकेट में, ठीक है, ये क्या कहता है आपको पता है? ये कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि ये जो है ना कॉमा से, ये जो पहला वाला है ना वो x की वैल्यू है, यानी x कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस पे कुछ है ना, उसकी वैल्यू क्या है? -5, और ये दूसरा वाला जो है y की वैल्यू है, या ये कह लो पोजीशन है। x एक्सिस पे जो पोजीशन है उसको हम ये कॉमा से के पहले दिखाते हैं ब्रैकेट में, और y एक्सिस पे जो पोजीशन है ना उसको हम कॉमा के बाद दिखाते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये x का -5 कहां आएगा बताओ? ये आएगा, इधर आएगा? नहीं, कहां आएगा? यहां आएगा -5। और y का 0, y का क्या है? 0, 0 कहां आएगा? तो 0 तो कहीं नहीं दिख रहा, तो 0 ये रहा, ये जैसा बोला ना 1, ये देखो अंडरस्टूड है। और ये जो 0 है ना, आप देखो y पे आप आ रहे हो तो भी 0 आपको मिल रहा है, और x से आ रहे हो तो भी 0 यही मिल रहा है ना? तो ये जो है 0, ये x के लिए भी है और y के लिए भी है। क्लियर है? ठीक, अब देखो, तो हमसे पूछ रहा है, तो ये देखो -5 और 0 कहां पे बन रहा है? -5 और 0, फिर से कलर चेंज करते हैं हम, ये लेते हैं, ये देखो, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो है -5 और 0, कहां पे है? यहां पे। तो अब बताओ, पहले तो इस सवाल को कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये कहां है हमारा? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, कि फोर्थ में है? तो हम कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। हम कह सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोले? तो गौर करो, ये क्वाड्रेंट में है ही नहीं, ये कहां है? इस लाइन पे है, और इस लाइन को अभी हमने क्या बोला? एक्सिस बोला। क्या बोला?
एक्सिस, और ये कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर मान लिया वैल्यू रहती, अगर इसकी जगह हम कर लेते हैं मान लिया 0 और -5, ठीक है, तो अब बताओ क्या होता, तो गौर करो, 0 कहां है, यहां है, -5 कहां जाता, ये देखो -4 है, ये -5 हो जाता, तो वो कहां बनता, यहां बनता ना, तो वो कौन सा एक्सिस होता, अगर ये वाला होता तो ये कौन सा एक्सिस होता, एक्स ओ वाई एक्सिस होता। ठीक है, चलो और कुछ कोऑर्डिनेट हम करते हैं, और कुछ कोऑर्डिनेट करते हैं, हम लेते हैं 1 और 3। ठीक है, तो अब बताओ, ये देखो x का क्या है 1, x का 1, y का क्या है 3, तो ये कहां बन रहा है, देखो x का 1 यहां जा रहा है और y का 3 ये यहां बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को 1 और 3, और ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक और लेते हैं हम, ठीक है, -3 और 2। ठीक है, तो x का देखो क्या है, -3 है और y का क्या है 2 है, यहां आएगा, है ना, इस वाले पॉइंट पे थोड़ा इधर ले लेते हैं। ठीक है, कितना, -3 और 2, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और लेते हैं हम -3 -5। ठीक है, तो -3 और -5, तो देखो x का -3 y का -5, यहां लगभग कुछ आएगा ना, तो -3 -5 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद और लेते हैं हम 4 और -2, तो देखो x का क्या है 4 है, दिख रहा है, हाँ x का 4 है और y का क्या है -2, कहां आएगा, यहां आएगा, 4 और -2 यही आएगा ना, हाँ ये, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर हम एक और लेते हैं 0 और 0, तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा या कौन से एक्सिस पे आएगा, तो ये कहीं नहीं आएगा, ये ओरिजिन पे आएगा, कहां आएगा, ओरिजिन पे। तो ये तो होते हैं क्वेश्चन जहां पे आपको पॉइंट्स दिए होंगे, बट यहीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि ये जो साइन है ना, यहां लिखते हैं, ठीक है, माइनस और माइनस, ये कौन से क्वाड्रेंट के साइन है, या ऐसे बोल ले ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो आप वैल्यू को भूल जाओ। देखो x का भी माइनस है और y का भी माइनस है, x का माइनस y का माइनस कहां आएगा, यहां आएगा। अगर हमसे पूछे प्लस और माइनस, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट का साइन है, तो x का प्लस y का माइनस, x का हमारा क्या है प्लस है, y का क्या है माइनस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें। अगर हमसे पूछे कि माइनस और प्लस, तो बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो x का माइनस है और y का प्लस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। अगर हमसे पूछे प्लस और प्लस, तो x का भी प्लस और y का कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर हमसे पूछे 0 प्लस या माइनस, तो आप जानते हो 0 के साथ ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, तो इसको आप दोबारा से देख लो, और कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं आप कर सकते हो। हमें तो इतना टाइम लग गया बताने में, बट क्वेश्चन जो है वो करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है ना, 0 पॉइंट, तो हम चलो करते हैं। ठीक है, तो हमारा 0.682 है, तो हम क्या करेंगे 0.682 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0.682, है ना, और फिर ये कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फिर हमारा 0.318 है, और फिर ये भी स्क्वायर है, तो इसको हम किससे करेंगे 0.318, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फिर हम उसको क्या करेंगे घटाएंगे, और फिर हम नीचे वाले को घटाएंगे ऊपर, फिर जो ऊपर आंसर आएगा जो नीचे आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इन सब में सोचो कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट तो आपके जरूर, 15 नहीं चलो 5-7 मिनट तो जरूर लग जाएंगे, है ना। तो अब करें क्या, करें क्या, तो इसके लिए हमको पता होनी चाहिए आइडेंटिटी। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए ना हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होता है, तो एक आइडेंटिटी जो मेरे दिमाग में आती है उसको देखते ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ये आइडेंटिटी, सबको पता होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, डन।
अच्छा, अभी मैंने बोला था ना कि वो बताऊंगा कि कौन सा सवाल कौन से चैप्टर का है, मतलब कौन से क्लास का है। तो ये जैसे मैंने कौन सा बताया, ये वाला तो 7th क्लास, ये वाला 9th और 10th क्लास, अब ये वाला तो ये 8th में भी है और 9th में भी है, ठीक है। और इससे जो रिलेटेड फॉर्मूला है वो तो हर क्लास में है यार, ठीक है। तो चलो अब आते हैं हम इधर, तो गौर से करो यही फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, सर ने बोल दिया इसलिए, बुक में दिया हुआ इसलिए नहीं। आप देखो ये है ना, इसको आप ये कोई ना कोई वेरिएबल है, तो ये ए है या एक्स है कुछ भी मान लो, तो ए मान लेते हैं, और ये क्या है कोई भी वेरिएबल है तो इसको बी मान लेते हैं। तो देखो हो गया ना ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो अगर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ये प्लस ये और ये माइनस ये भी तो हो सकता है ना। तो हम ऐसे ही करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं 0.682 प्लस 0.318, ए प्लस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 0.682 माइनस 0.318, ठीक है, और नीचे 0.682 माइनस 0.318। अब देखो क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, इसमें भी टाइम जाएगा। तो देखो आप ध्यान से, अगर यहां मल्टीप्लाई है ना तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को काट सकते हो, सेम सेम है तो कट जाएगा। बट यहां अगर प्लस और माइनस रहता दोनों ब्रैकेट के बीच, तब आप ये नहीं कर सकते थे, तब आपको करना होता। तो अब देखो हमारा काम कितना आसान हो गया। अब हमें इन दोनों को सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। 8 2 10, ठीक है जी, 8 1 9 1 10, अगेन 6 और 3 9 और 1 10, तो ये हो गया, ये आगे गया, यानी कि इसका आंसर ये, यानी कि इसका आंसर कितना आया है 1। तो 1 इज द, अच्छा ये दीज आर ऑप्शन, आप 1.2 3 वो मत करना, इसका आंसर कितना है 1, ठीक है। बड़े आगे चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अब अगेन इस सवाल से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन यहां फॉर्मूले हैं, आप देख लो अच्छे से। देखो उसको भी मैंने कैटेगराइज किया है, ये हमारा बेसिक आइडेंटिटी है जो हमको पता तो सारी होनी चाहिए, बट ये जो है कुछ आइडेंटिटी आपको जो 7th क्लास में मिलती है या 8th क्लास में मिलती है वो ये है, उससे थोड़ा सा फिर ये देखो क्यूबिक है, जहां पे क्यूब आ जाता है, ये आइडेंटिटी आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद होनी चाहिए, पेपर के पहले तो आपको याद होना ही चाहिए। और याद होने से देखो फायदा क्या होगा, अगर आइडेंटिटी याद है यहाँ पे तो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कोई और आइडेंटिटी भी तो बन सकती है ना। जैसे अब कैसे, मान लिया कि ऐसा आ जाए लाइक 108 का होल क्यूब, तो अब आप 108 को 3 बार मल्टीप्लाई करो या 100 प्लस 8 का क्या कर दो होल क्यूब, और अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो देखो a प्लस बी के होल क्यूब पे आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो 108 इंटू 108 इंटू 108 सोचो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सारे आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और सिर्फ ये इतना नहीं है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, याद कर लीजिए, एक जगह पे आपको सारे फॉर्मूला मिल रहे हैं। और फिर ये है, देखिए 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, आप इसको याद कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल पे। अब देखो ये क्या है सवाल, ये आया थोड़ा चैलेंजिंग सवाल। अ मैन गोज अपहिल with an average speed of 24 km per hour and comes down with an average speed of 36 km per hour. The distance traveled in both cases being the same, the average speed for the entire journey is. हिंदी में क्या है, एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर 24 किलोमीटर से जाता है और फिर औसत चाल 36 किलोमीटर से नीचे आता है, दोनों स्थितियों में उसके द्वारा तय की गई दूरी बराबर है, तो इस पूर्ण यात्रा में औसत गति क्या है। तो अब देखो इस सवाल में जो वो पहाड़ी वहाड़ी दिया है ना, भूल जाओ, 9th-10th में वो आपने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम किया था, तो शायद वो आपके दिमाग में ना आ जाए। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से सुन लो जो मैंने बोला। तो ऐसे क्वेश्चन में ना ये पहाड़ी वहाड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा जा रहा है पहाड़ी से आ रहा है, डजंट मैटर, वो कंफ्यूज आप हो सकते हो, इतना लंबा क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और हाँ ये किस क्लास का है, तो जिस क्लास में हम एवरेज पढ़ते हैं, 6th क्लास 7th क्लास में पढ़ते हैं, बट हाँ उससे लेवल थोड़ा क्या है, हाई है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन
स्कूल में कम देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम सवाल पे। अब इस सवाल को करने के लिए आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया जाता है कि एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है टोटल डिस्टेंस अपॉन, ये देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, इधर लिखते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस देखो इधर है कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ठीक है, और उधर है कितना, 36 किलोमीटर, जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, तो इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया, कितना, शायद 60 आएगा, 6 4 10, हाँ 60/2 कितना, 30, यानी कि हमारी जो एवरेज स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। और देखो पहला ही ऑप्शन मिला और हम करके आ गए और हम खुश हो गए कि जी हमारे सर ने तो बताया था हमको, मैंने बताया था, बिल्कुल बताया था, आपने सही फॉर्मूला भी अप्लाई किया है और ऑप्शन भी पहला ही मिल रहा है आपको। ये ट्रैप है ना, आपने ये क्वेश्चन गलत किया। तो ये थी आम जिंदगी। अब देखते हैं खास जिंदगी जिसमें ये क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो देखो उस खास जिंदगी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और देखो फॉर्मूला यही रहेंगे, ये नहीं कि आप बोलो सर आप तो चेंज हो गए। देखो एवरेज स्पीड फॉर्मूला यही रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है ना फॉर्मूला। देखो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो हम लेते हैं केस 1 और केस 2। कब, केस 1 जब वो पहाड़ी के ऊपर जा रहा है और केस 2 जब भाई साहब पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं। डन। तो देखो क्या है, 24 किलोमीटर से जाता है, तो मान लेते हैं पहले वाले में, ये देखो कहां मानते हैं, कहां माने, यही मानते हैं। ठीक है, A to B वो जा रहा है, तो A to B जितना जाएगा B to A भी तो उतना ही आएगा ना। तो हम मान लेते हैं कि ये देखो 24 किलोमीटर हमें कोई नहीं दिया, डिस्टेंस नहीं दिया, हमको सिर्फ एवरेज स्पीड दे दी, तो हम एक साइड तो कम से कम मान ही सकते हैं कि भाई साहब मान लिया ये जो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 24 किलोमीटर कवर कर रहा है। डन। और जाने में उसकी स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर, तो मानते हैं कि जाने में डिस्टेंस जो है ना वो 24 किलोमीटर है, और चूंकि उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे का टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, 1 आवर, है ना। क्यों ये हम निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हमको स्पीड भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो देखो जाने में हमारा कितना है, 24 किलोमीटर, और टाइम कितना है हमारा, 1 आवर। क्यों, क्योंकि 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं, तो पर आवर स्पीड का मतलब यही होता है ना, 1 घंटे में हम जितना गए उतनी ही हमारी क्या हो जाती है, स्पीड। तो 24 किलोमीटर पर आवर है, यानी 24 किलोमीटर गए हैं और 1 घंटा हमको लग रहा है। लेकिन अब हम नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आते हैं तो ऑब्वियस हमारी स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस तो हमारा इतना ही है ना, 24 किलोमीटर, हाँ या ना। तो अब देखो, तो जाने में आने में डिस्टेंस हमारा क्या है, 24 किलोमीटर, और स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हमको ये जो T1 था इसको मान लेते हैं T2, आने वाला टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, D अपॉन में S, हाँ या ना। तो देखो 24 अपॉन में 36, क्यों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसको हम अगर काटेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन 3, 12 से काट दिया हमने। ठीक है, तो अब देखो जाने में हमारा टाइम कितना है, 1 आवर, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, 1 आवर, और आने में हमारा टाइम कितना है, इतना। जाने में हमारा डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर, और आने में हमारा डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर। डन। अब देखो फॉर्मूला मैंने बोला था ना यही रखूंगा, पहले वाले में भी सेम फॉर्मूला रखा, सवाल गलत हो गया। अब देखो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, तो 24 प्लस 24, टोटल टाइम 1 आवर प्लस 2 अपॉन 3 आवर। डन। कौनो दिक्कत नहीं। 24 48 अपॉन में 3, एलसीएम लो, कितना, 3 प्लस 2। डन। 48 अपॉन में 5 अपॉन में 3, 48 अपॉन में 5 इंटू 3। डन। अब यहां एक गलती और हम करते हैं, पहले काट देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो पॉइंट को मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो 8 3 जा 24, डन, और 4 3 जा
12 और 2 14, सही है ना जी। डन। अब देखो काटो, 5 2 जा 10, 4 आया, 4 और 4 44, तो 5 8 जा 40, फिर 4 आया, पॉइंट लगाएंगे 0 होके वो 40 हो जाएगा, और 40 जो है 5 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, इतना किलोमीटर पर आर, यानी है ऑप्शन 28.8 किलोमीटर पर आर इज द एवरेज स्पीड। तो ये तो आप सीख जाओगे, बट पहले वाले पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। और ये जो मैं गलतियां करता हूं ना, ये मेरे स्टूडेंट्स की गलतियां हैं। तो एक्चुअली आपको ना, टीचर तो देखो मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे सब पता है, या मैं पहले से प्रैक्टिस कर लूंगा और आपको बता दूंगा, उससे होगा क्या। वो ट्रिगर पॉइंट जरूर देखो जहां पे आप फंसते हो, सवाल के दौरान भी और कैलकुलेशन के दौरान भी। तो मेरी इसलिए कोशिश होती है कि एक सवाल करते वक्त कहां पे ज्यादा गलती होने के चांसेस है ना, उस चीज को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो आप तो समझदार हो यार, समझना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। आए बढ़े अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखो, बहुत जितना मुझे बताने को था बता दिया। अब ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो आप इसको करो। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये बार बार मैं आपसे पूछता हूं ना, दिख रहा है, वो एक्चुअली वो अलाइनमेंट मुझे लगता है कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है। और इधर मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो वहां से मुझे पता चल जाता है, ठीक है। ये देखिए आ गया क्वेश्चन। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो, ये लो, हट गया मैं। डन। आते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। फिर देखो डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड एक मजेदार सवाल। अब यहां भी आपको मैं अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपकी कंफ्यूजन को करूंगा दूर। अ मैन नहीं है। अ 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ सिंगल पोल, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे क्या है। ये सवाल अगेन जिस क्लास में आप अभी तक पढ़े हो ना, वहां का ये सवाल नहीं है, ठीक है। ये सवाल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, भर भर के पूछे जाते हैं। यहां से रिलेटेड 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल अभी मैं ले रहा हूं, दूसरे का आपको हिंट दे दूंगा, और अगली क्लास में एक वैसा सवाल लेके आऊंगा। और ये सवाल सीयूईटी में पूछे गए हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल तो होता ही होता है, ये वाला भी और इससे पीछे वाला भी, ठीक है। चलिए आते हैं हम अब बिना टाइम गवाए सवाल की ओर। अब इस सवाल को करने से ज्यादा आपको समझना है, गौर करो। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, ट्रेन का जो लेंथ है ना वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 300 मीटर। 300 मीटर, कहीं आप टाइम ना समझ लो, है ना। ट्रेन उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, हमको उस ट्रेन की क्या दी हुई है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। डन, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारी चीजें होती है यार, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कर भी लिया और पेपर का टाइम भूल गए तो जय श्री राम मामला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लॉजिकली हम चलेंगे, आसानी से चलेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये ट्रेन भाई साहब इतनी लंबी है, कितनी लंबी, 30 मीटर नहीं, 300 मीटर। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है। डन। और ये छुक छुक करती हुई देखो देखो आ रही है, और यहां है क्या, पोल, है ना, पोल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो अब ये पोल कितना है यार, निग्लिजिबल है। ट्रेन के 300 मीटर के लेंथ में इस पोल की कोई वो नहीं है, औकात नहीं है, तो इस नेग्लिजिबल मान लो पोल का जो थिकनेस है, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो ये पोल जब है ना, ये ट्रेन पहले तो पीछे रहेगी, फिर करते 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 इस पोल को टच करेगी मतलब पोल के बराबर में आएगी, और उसके बाद क्या होगी, ये पोल को क्या करना शुरू करेगी, क्रॉस करना शुरू करेगी। और एक ऐसा टाइम होगा जब ये ट्रेन का इंजन यहां होगा, और ट्रेन का जस्ट वाला पार्ट जो पीछे सबसे पीछे की बोगी है वो कहां होगी, यहां होगी। और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये ट्रेन वाला जो है, वो देखो ट्रेन कहां आ गई, बढ़ गई। क्लियर है। तो यानी कि ट्रेन जो है, ये देखो ये भी ट्रेन थी जो कि इस पोल को क्रॉस करने से पहले थी। कितनी मीटर थी,
300 मीटर थी और क्रॉस करके भी कितनी मीटर है, ट्रेन की लंबाई तो उतनी रहेगी ना। तो यानी कि इस खंबे को क्रॉस करने के लिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये अपना पूरा डिस्टेंस कवर किया ना, अपनी पूरी लेंथ कवर की ना। तो डिस्टेंस इस पोल को कवर करने के दौरान कितना चली है, 300 मीटर चली। अपने डिस्टेंस जितना चली ना, इस चीज को समझो आप, वापस समझो, मेरे समझाने से मत समझो, इमेजिन करो, आप सोचो, ट्रेन वाली कंडीशन लो। ये सवाल अभी के लिए आप नहीं कर रहे हो, आगे जाके ये सवाल ना बोला भर भर के रहेंगे, ठीक है। तो गौर करो, ट्रेन यहां है, ठीक है, मतलब खंबा यहां है, ट्रेन ने इसको टच किया और इसको क्रॉस करते 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 वो अपना पूरा बॉगी, इंजन क्रॉस हुआ, लास्ट बॉगी यहां तक आई, और उस दौरान ट्रेन कितनी है, 300 मीटर। तो इस खंबे को गुजारने, मतलब क्रॉस करने के लिए ट्रेन ने कितना मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 300 मीटर का। डन हो गया सवाल। तो यहां से हमारा डिस्टेंस आ गया, कितना आया, 300 मीटर, विच इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। डन। अब देखो सवाल हो जाएगा, यूनिटरी मेथड आपको आता है, उस पर ज्यादा रिलाई करो, ठीक है। 300 मीटर जाना है ना, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन जो है 60,000 मीटर चल रही है 3600 सेकेंड में, हाँ या ना। डन। तो ट्रेन 1 मीटर जो है कितने सेकंड में चलेगी, 3600 अपॉन में 60,000। लेकिन ट्रेन को चलना कितना है इस कंडीशन में, 300 मीटर चलना है, ये देखो 300 मीटर, ठीक है। तो यही कर दें, 1 मीटर के लिए वो इतना टाइम ले रही है, तो 300 मीटर के लिए कितना टाइम लेगी, इंटू 300, हाँ या ना। डन। करते हैं सवाल, ये गया, 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 आप इकट्ठा काट देना यार, ठीक है। देखो इधर, यहां से 2 बार में, यहां से 18 बार में, यानी कि उसको क्रॉस करने में कितना सेकंड लगेगा, 18 सेकंड, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया। चलो, नहीं आया इस क्वेश्चन को तो, और इससे पीछे हर क्वेश्चन को दोबारा देखो यार, यहां हम ड्यूटी करने नहीं बैठे कि हाँ देख लिया और हो गया, समझने बैठे हैं। जब तक नहीं समझ में आएगा हम देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहीं पे एक सवाल होता है, क्या सवाल होता है कि ये ट्रेन है और इसने ये खंबे को तो क्रॉस किया ही किया। बहुत बार तो ऐसा भी होगा ना कि ये ट्रेन है और ये देखो यहां से पुल स्टार्ट है, तो अब पुल को ये ट्रेन जो है, अब ये ट्रेन चलो मान लेते हैं कि 300 मीटर की है, वही वाली ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। तो अब देखो ये पुल को क्रॉस कर रही है। तो अब एक बात बताओ ध्यान से, अभी जो है जैसे ट्रेन इस पुल पे आएगी, यहां पे इस वाले पे, तो ट्रेन ने तो अभी पुल को क्रॉस नहीं किया, और पुल का लेंथ ले लेते हैं, मान लेते हैं कितना, 500 मीटर, ध्यान से देखना, 500 मीटर, आधे किलोमीटर की पुल है ये, ठीक है। तो गौर करो, ट्रेन जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पीछे से तो कम होती जाएगी ना। अब एक ऐसा टाइम होगा जब ये पूरा ट्रेन का पिछला पार्ट यहां होगा, यानी ट्रेन 300 मीटर होगी, हाँ या ना, और इसके आगे 200 मीटर और क्या होगा, बचा हुआ होगा। ये तब जब ट्रेन का पिछला पार्ट बिल्कुल यहां होगा और ट्रेन का जो इंजन है वो यहां होगा, हाँ या ना। चलो जी, यहां से कोई मतलब नहीं है। अब ट्रेन ये पटरी पे क्या, पुल पे क्या हो रही होगी, चल रही होगी, और चलते चलते ट्रेन का जो है वो इंजन वो यहां पे था, और यहां पे चलते चलते कितना उसने कवर किया, 500 मीटर कवर किया। और अब देखो, अब है कहानी में ट्विस्ट, अभी ट्रेन का इंजन यहां आया है, ट्रेन का इंजन यहां आया है, ठीक है। ट्रेन का जो पीछे का पार्ट है वो तो अभी भी पुल पे ही है ना, और लेकिन सवाल क्या पूछेगा, पुल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो ये ट्रेन का इंजन यहां से यहां आ गया, तो देखो 500 मीटर चला ना। अब जो है इंजन जब पुल को क्रॉस करना शुरू करेगा तो क्या होगा, जैसे 10 मीटर आगे बढ़ेगी तो ट्रेन भी 10 मीटर आगे बढ़ेगी। तो कुल मिला के जब ट्रेन का इंजन यहां होगा, ध्यान से देखिएगा, तो 300 मीटर आगे होगा, और ये बॉगी जो है बिल्कुल यहां होगी, लास्ट वाली बॉगी पुल को क्रॉस कर रही होगी जिस समय पे। तो गौर करो, पुल को क्रॉस करने में इंजन ने कितना टाइम लिया, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया। पहला तो 500 मीटर यहां से यहां आने में, और फिर इंजन
आगे जाने में, यानी कि अभी तक पुल पे ही है, जब तक ये 300 मीटर आगे नहीं जाएगा ना तब तक वो कहां रहेगा, पुल पे रहेगा। तो 500 मीटर प्लस 300 मीटर, इस सवाल के साथ आऊंगा तो और बेहतर होगा। ठीक है, ये मुझे एक आइडिया देना था। अगर आपको इससे रिलेटेड सवाल मिल रहे हैं तो आप करिए, मिल ही जाएंगे अगर आप जो भी सैंपल पेपर वगैरह कर रहे हो। अदरवाइज ये सवाल मैं अगली क्लास में, अगली या किसी भी क्लास में तो पक्का मैं लेके आऊंगा। ठीक है, तो ट्रेन से रिलेटेड देखो ये सवाल थे, ये आपके लिए डन, ये आपके लिए डन। चलिए हो गया खत्म। अब देखिए बहुत बार होता है ना, ये हिंदी इंग्लिश मैंने अलग किया हुआ है और हम कहते हैं भी हम हिंदी मीडियम है, हमको इंग्लिश कैसे समझ में आएगी, हम इंग्लिश मीडियम है, हमको हिंदी कैसे समझ में आएगी। कुछ नहीं होता हिंदी इंग्लिश मीडियम। ये देखो इंग्लिश वाले जो भाई है ना, उनके लिए मैं सवाल कर रहा हूं तो हिंदी में ही बात कर रहा हूं, और बात करते हुए बहुत सारे वर्ड हिंदी में आते हैं, बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में आते हैं। तो अगर आप सीयूईटी के पेपर में हो, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ, आपने आई होप कि क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो अब मैं बीच में आ सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा था, हिंदी इंग्लिश में बात आ रही थी। तो अगर आप सीयूईटी के पेपर में हो और कोई वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन और उनको नहीं समझ में आ रहा किसी किसी क्वेश्चन में, तो आप हिंदी से रेफरेंस ले सकते हो। चांसेस हैं कि आपका वो समझ आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और यही बात लागू होती है हिंदी वालों पे कि कभी कभी इतनी टिपिकल हिंदी होती है कि हमको दिक्कत हो रही होती है, और उस कंडीशन में आप क्या करो, एक बार देख लो, जल्दी से नजर मार लो किस पे, इंग्लिश वाले पे। ठीक है, शायद कुछ भला हो जाए, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना कि, और ये कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा, तो उस समय के लिए ये एक एडवाइस है। ठीक है, तो ये है फिलहाल 5 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया, कुछ क्वेश्चन बड़े मजेदार थे, मुझे करने में बड़ा मजा आया, तो आपको भी आया होगा यार, बोल दो हाँ। ठीक है, तो कमेंट करो कैसा जा रहा है। आप कुछ और इसमें जो क्लास है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कमेंट में। ठीक है, मैं उसको एज अ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या करूंगा, लूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ आप ऐसा बेहतर बता दो जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आप प्लीज मुझे बताइए, गाइड करिए। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, आप भी मुझे गाइड करो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। करते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय।